नमस्कार। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग मनोविज्ञान के बारे में जाने थे कि मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, आज हम मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मनोविज्ञान के इतिहास की कहानी काफी पुरानी है। हालांकि एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई थी। इसका प्रारंभिक चरण था दर्शन शास्त्र से नाता था। शुरुआती समय में मनोविज्ञान स्वतंत्र रूप से कोई विषय नहीं हुआ करता था। इसकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। आधुनिक मनोविज्ञान से पहले मन और व्यवहार से संबंधित सवालों पर दर्शन शास्त्र के तहत विचार किया जाता था। प्राचीन सभ्यताओं जैसे कि भारत, यूनान, ग्रीस, मिस्र और चीन के दार्शनिकों ने मानसिक प्रक्रियाओं और मानव व्यवहार के बारे में विचार व्यक्त किए थे। तो मनोविज्ञान स्वतंत्र रूप से विषय नहीं था। इसका क्या मतलब है कि क्या दर्शन शास्त्र मतलब पहले मनोविज्ञान था ही नहीं, पहले भी मनोविज्ञान था, लेकिन मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ है कब? 19वीं शताब्दी। प्राचीन यूनान के जो लोग थे, प्राचीन यूनानी जो मनोवैज्ञानिक है उनमें प्लेटो है, अरस्तु है। प्लेटो, अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने आत्मा और मन के कार्यों पर विचार किया। हिप्पोक्रेट्स ने मानसिक विकारों को अलौकिक की बजाय शारीरिक कारणों से जोड़ा। पहले जो मानसिक विकार था उसको अलौकिक कारणों का वजह माना जाता था, लेकिन हिप्पोक्रेट्स ने बताया कि इसका कौन सा कारण है, तो अलौकिक के बजाय शारीरिक कारण पे जोड़ दिया इन्होंने। 17वीं शताब्दी फ्रांसीसी दार्शनिक रेने देकार्ट ने द्वैतवाद का विचार प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार मन और शरीर दो अलग अलग इकाइयां हैं जो मानव अनुभव को बनाने के लिए परस्पर क्रिया करती है। मन यानी माइंड अर्थात दिमाग, और वो फिर शरीर यानी बॉडी। मनोविज्ञान का वैज्ञानिक उदय। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय दो मुख्य व्यक्तियों को जाता है। पहला विलियम वुंट और संरचनावाद। जर्मन वैज्ञानिक विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? वुंट को माना जाता है। वुंट कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? तो जर्मन मनोवैज्ञानिक। उन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में पहली बार मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में की। इसी घटना को मनोविज्ञान के एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में जन्म का प्रतीक माना जाता है। अध्ययन का विषय। वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना के अध्ययन का विज्ञान बताया। उनका उद्देश्य चेतना के घटकों की पहचान करना था। उनके दृष्टिकोण को संरचनावाद कहा गया। किनके दृष्टि को संरचनावाद कहा गया? विलियम वुंट को। उन्होंने सबसे पहले प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की है? तो जर्मनी में की है। जर्मनी में कहाँ पे? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय है, वहां पे उसकी स्थापना हुई थी। संरचनावाद के बाद आता है प्रकार्यवाद। विलियम जेम्स पहले अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने वुंट के विचारों से अलग दृष्टिकोण रखा। जेम्स ने जोर दिया कि मनोविज्ञान को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि मानसिक गतिविधियां किसी जीव को उसके वातावरण में ढलने में कैसे मदद करती है। इसे प्रकारवाद कहा गया। जेम्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुई। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होता है। 20वीं शताब्दी के प्रमुख संप्रदाय और विकास। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के कई महत्वपूर्ण विचारों और संप्रदायों का उदय हुआ जिन्होंने इस क्षेत्र की दिशा बदल दी। पहला था मनोविश्लेषणवाद। सिगमंड फ्रायड, ऑस्ट्रियाई चिकित्सक फ्रायड ने अचेतन मन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने व्यक्तित्व के अपने सिद्धांत में माना कि हमारे व्यवहार का एक बड़ा हिस्सा अचेतन इच्छाओं और संघर्षों से प्रेरित होता है। इससे पहले सिर्फ चेतन मन की बात की गई थी, और जब मनोविश्लेषणवाद आया, सिगमंड फ्रायड द्वारा जब बताया गया कि चेतन मन के साथ साथ कौन सा मन होता है, अनकॉन्शियस माइंड भी होता है, अचेतन मन भी होता है, और इस
पर जोर दिया। उन्होंने व्यक्तित्व के अपने सिद्धांत में माना कि हमारे व्यवहार का एक बड़ा हिस्सा अचेतन इच्छाओं और संघर्षों से प्रेरित होता है। और उसके बाद आता है व्यवहारवाद। जॉन बी वाटसन और जॉन बी एफ स्किनर व्यवहारवादियों ने चेतना के अध्ययन को अस्वीकार कर दिया और केवल मापने योग्य व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया। उनका मानना था कि व्यवहार को सीखने और वातावरण के प्रभाव के माध्यम से समझा जा सकता है। इवान पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग पर किए गए काम ने इस क्षेत्र को प्रभावित किया है। उसके बाद फिर आया गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। ये जो मनोविज्ञान की चर्चा की जा रही है, मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, मानवतावादी विज्ञान, इसको स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, मैक्स वर्दाइमर, इस जर्मन संप्रदाय ने जोर दिया कि हम चीजों को उनके अलग अलग हिस्सों के रूप में नहीं बल्कि एक संपूर्ण के रूप में समझते हैं, जैसे समग्र भागों के योग से अधिक होता है। पहले हम किसी मनुष्य के पूरे शरीर को देखते हैं, उसके बाद तब उसके आंख, नाक, कान इत्यादि को देखते हैं। तो पहले क्या हुआ, पहले उसके समग्र भाग को देखे, उसके बाद मनुष्य को अगर देखें उसके समस्त भाग को देखें, उसके बाद अगर उसके आंख को देखते हैं तो क्या हो गया। यही चीज इसमें बता रहा, कहने का सेंस है कि पहले समग्र संपूर्ण रूप को समझते हैं, तब उसके भागों के योग के बारे में हम जानेंगे, अध्ययन करेंगे। मानवतावादी मनोविज्ञान, कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो, इस दृष्टिकोण ने व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा, व्यक्तिगत विकास और आत्मबोध की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, 1950 और 60 के दशक में व्यवहारवाद की प्रतिक्रिया के रूप में इसका उदय हुआ। यह संप्रदाय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे स्मृति यानी मेमोरी, सोच, थिंकिंग, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ध्यान यानी अटेंशन के वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर देता है। इसे अक्सर संज्ञानात्मक क्रांति कहा जाता है। भारतीय संदर्भ में मनोविज्ञान, भारत में मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र विभाग के एक हिस्से के रूप में शुरू हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय 1916 यह भारत का पहला विश्वविद्यालय था जहां मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खुला और 1938 में यहां अप्लाइड साइकोलॉजी की शुरुआत एक शाखा की शुरू की गई। आज मनोविज्ञान एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र है जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी, संज्ञानात्मक तंत्रिका विज्ञान, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, सामाजिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान और कई अन्य विशेषताएं शामिल है। यह मन और व्यवहार को समझने के लिए जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को एकीकृत करता है। आधुनिक मनोविज्ञान की कुछ रोचक घटनाएं। 1879 में विलियम वुंट ने लीप्जिग, जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। 1895 में मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकारवाद की स्थापना हुई। 1900 में सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का विकास किया। 1904 में इवान पावलोव को नोबेल पुरस्कार पाचन व्यवस्था के कार्य के लिए मिला, जिससे अनुक्रियाओं के विकास के सिद्धांत को समझा जा सका। 1905 में वीने एवं साइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया। 1912 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खुला। 1922 में मनोविज्ञान को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में सम्मिलित किया गया। 1924 जॉन वी वाटसन ने व्यवहारवाद पुस्तक लिखी जिससे व्यवहारवाद की नींव पड़ी। 1928 एन सेनगुप्ता एवं राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी। 1949 डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में मनोवैज्ञानिक शोध खंड की स्थापना हुई। 1951 मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रकाशित की और 1953 में वी.एफ. स्किनर ने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित की, जिससे व्यवहारवाद को मनोविज्ञान के एक प्रमुख उपागम के रूप में बढ़ावा मिला। 1954 मानवतावादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी प्रकाशित की। 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना होती है। 1955 में बंगलौर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की स्थापना होती है। 1962 में रांची में हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज की स्थापना होती है। 1973 में कोनराड
लॉरेंज तथा निको टिनबर्गेन को उनके कार्य पशु व्यवहार की उपजाति विशिष्टता की अंतर्निर्मित शैली जो बिना किसी पूर्व अनुभव अथवा अधिगम के होती है पर नोबेल पुरस्कार मिला। 1978 निर्णयन पर किए गए कार्य के लिए हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है। 1981 डेविड ह्यूबल एवं रॉस्टेन विसल को मस्तिष्क की दृष्टि कोशिकाओं पर शोध के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है। 1981 रोजर्स एस्पेरी को मस्तिष्क विच्छेद अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1989 नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना होती है। 1997 गुड़गांव हरियाणा में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना होती है। 2002 में अनिश्चितता में मानव निर्णयन के अनुसंधान पर डेनियल कहनेमन को नोबेल पुरस्कार मिला और 2005 में आर्थिक व्यवहार में सहयोग एवं द्वंद्व की समझ में खेल सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए थॉमस सेलिंग को नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है। आज की क्लास में इतना ही। आप इसे बार बार रिपीट करके सुन लेंगे क्योंकि ये आपका एकेडमिक कहने का सेंस है कि आपका 11th-12th में स्कूल में तो काम आएगा ही, आगे अगर आप कोई जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं उसमें भी ये आपका सहयोग करेगा। आज के क्लास में इतना ही। पुनः हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।